हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं आपका अवस्थी सर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई 12th की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं उनको। और ये प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब हाई स्कोर करना है फिजिक्स में 95 या 95 से अबव। चूँकि सीबीएसई का एक ट्रेंड है कि वो एक्चुअल में ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हर साल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं करते। वो करते क्या है, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स और जो स्टैंडर्ड है उसको वही वो मेंटेन रखते हैं। थोड़ा सा वैल्यूज़ में वो अक्सर चेंज करते हैं, बट वो रहती सेम चीज़ें हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही फार्मूले पे वो हो जाती हैं। तो इस वजह से किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है तो प्रीवियस ईयर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनके बिना कोई भी स्टूडेंट कैसा भी हो, एबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या एवरेज हो, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि एकाएक जब वो प्रॉब्लम सामने आएंगी तो एग्जाम में उनको सोच पाओ या ना सोच पाओ, समझ पाओ या ना समझ पाओ, इसमें कन्फ्यूजन है। बट अगर उसको तुम करके गए हो पहले तो फिर सोच ले जाओगे। थोड़ा सा अगर वो वैल्यू चेंज करते हैं तो समझ जाओगे कि यार ये वो क्वेश्चन तो वही है जो हम लोग करके आए हैं। तो वहाँ पे सोच के उसको रिजॉल्व कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे और अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर ले जाओगे। क्लियर है? तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरा जो ऑप्टिक्स यूनिट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, अभी ये 15 मार्क्स की है। तो 15 मार्क्स की प्रॉब्लम्स जो पूरे ऑप्टिक्स से हैं, उनमें से रे ऑप्टिक्स, जिनमें से यूजुअली 8 मार्क्स की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आएंगे, ये श्योर है। क्लियर है? बस वैल्यूज कुछ चेंज हो सकती हैं या लैंग्वेज में कुछ चेंज हो सकता है, बट प्रॉब्लम्स वैसे ही होंगी, ये श्योर है। ये क्वेश्चंस करके जाना सब लोग। क्लियर है? ठीक है, देखो देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस of refractive index 1.5 is immersed in a medium of refractive index 1.65. What is the nature of the lens? ये 1 मार्क में प्रॉब्लम आई है। तो एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं। अगर ये क्वेश्चंस चाहिए हों जो प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इनका पीडीएफ मैं तुम लोग को भेज दूंगा। क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65. व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस? हमको बताना है कि लेंस का नेचर क्या होगा। एक लेंस है जिसका एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, और उसको एक मीडियम में ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। तो हमको बताना है कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। बिहेवियर कैसा रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि वो कॉनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करता रहेगा या कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये एक्चुअल में 1 मार्क की प्रॉब्लम है। तो इसमें जो अभी मैं समझाने जा रहा हूं, इसको पूरा वहां करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये मेथड सीख लोगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, कभी 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तब ये पूरा करने की जरूरत है। नहीं तो जो इसका रिजल्ट है डायरेक्टली उसको यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चीज समझ लो कि अगर जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव के लिए हम जानते हैं निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, खैर उससे ज्यादा मतलब नहीं है। अगर फोकल लेंथ का नेचर चेंज होगा, मतलब उसका साइन चेंज होगा, तो लेंस भी अपना नेचर चेंज कर देगा। मतलब अगर फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा तो पहले अगर वो कॉनकेव था तो बाद में कॉन्वेक्स बन जाएगा, पहले कॉन्वेक्स था तो बाद में कॉनकेव बन जाएगा। बट अगर साइन चेंज नहीं होगा तो वो जिस नेचर का पहले था उसी नेचर का मेंटेन रहेगा। मतलब अगर पहले कॉनकेव था तो इमर्स करने के बाद भी कॉनकेव रहेगा, और पहले अगर कॉन्वेक्स था तो इमर्स करने के बाद भी कॉन्वेक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये चेक करेंगे, कि फोकल लेंथ इमर्स करने के बाद चेंज होगी कि नहीं होगी। तो वो हम लोग बेसिकली चेक करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला से। क्लियर है? हम किससे चेक करते हैं? लेंस मेकर्स फार्मूला से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फार्मूला होता है लेंस मेकर्स में, 1/f = n/1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2।
n21 को हम लोग n2/n1 भी लिख सकते हैं ऐसे, तो इसी को लिख सकते हैं n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसी को अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो हम लोग लिख सकते हैं n2 माइनस n1/n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पे देखो, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो दोनों सरफेसेस होते हैं लेंस के उनके, लेकिन यहां पे जो n2 और n1 है ये एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 जो बाहर का मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n2 जो लेंस है, जिस मटेरियल से लेंस बन रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर यहां पे देखो तो यहां पे n1 जो मीडियम है, जो बाहर का मीडियम है वो n1 है, तो n1 हमको गिवन है 1.65 बाहर के मीडियम का जिसमें इमर्स किया है 1.65, और जो n2 है जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है 1.5, ये गिवन है 1.5। अब हम लोग ये वैल्यूज रिप्लेस अगर कर दें तो हमको मिल जाएगा, यहां तक लिख लेना, फिर हम लोग ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा putting these values 1/f हमको मिल जाएगा, n2 की जगह पे आ जाएगा 1.5, n1 की जगह पे आ जाएगा 1.65, और डिवाइडेड बाई n1 मीन्स 1.65, और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पे देखो, जो 1.5 है उससे 1.65 लार्जर है, तो 1.65 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 से तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा। रिजल्ट माइनस में आएगा मतलब फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा। तो जो हमने शुरुआत में बताया था कि अगर साइन चेंज होता है तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। अब यहां पे साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये 1.5 माइनस 1.65 निगेटिव आएगा, और निगेटिव होने की वजह से इसका फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले वो जिस नेचर का था अब उसके अपोजिट नेचर का हो जाएगा। मतलब पहले अगर वो कॉनकेव था तो अब कॉन्वेक्स हो जाएगा, अब वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस। तो अब जब उसको लिक्विड में हम लोग इमर्स कर देंगे तो उस केस में फोकल लेंथ की साइन चेंज हो रही है, चूंकि फोकल लेंथ का साइन चेंज हो रहा है इस वजह से वो अपना नेचर चेंज कर लेगा। तो पहले अगर वो कॉनकेव था, शायद गिवन है पहले कॉनकेव था, तब वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो इसका आंसर होगा, ये पूरा सॉल्व कर सकते हो, या फिर अब ये देखो कि एक्चुअल में ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर है तो साइन चेंज हो रहा है फोकल लेंथ का। तो डायरेक्टली इसको देख के 1 मार्क के क्वेश्चन में लिख सकते हो कि एज refractive index of medium is greater than the refractive index of lens, hence the sign of the focal length will be changed, hence the lens will change its behavior. Means if it was previously concave lens, then it will behave as convex lens when it is immersed in water या medium. तो जब इसको मीडियम में हम लोग इमर्स करेंगे तो अब वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एज sign of focal length is changed, hence lens will change its nature, hence नेचर ऑफ लेंस अब हो जाएगा इमर्स करने के बाद कॉन्वेक्स। मीन्स कन्वर्जिंग। क्लियर है? इसको लिख सकते हो कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है तो इसको कन्वर्जिंग भी हम लिख सकते हैं। मीन्स when the lens is immersed in the medium it will behave as converging lens or convex lens. क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिपीट होके बार बार आता है क्वेश्चन ऐसा।
ये सिर्फ हम कह रहे हैं कि आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही साल आया हुआ है, कई साल ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब इसमें जो सीखा 1 मार्क के लिए, अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आता है तो पूरा करके दिखा देना, और अगर 1 मार्क में सिर्फ आता है तो ये चेक कर लेना कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर है तो फिर वो अपना नेचर चेंज कर देगा, और नेचर चेंज कर देगा तो पहले कॉन्वेक्स था तो कॉनकेव हो जाएगा, या पहले अगर कॉनकेव था तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब हमें बताना है, अब बाई कॉन्वेक्स लेंस, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब वही सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है 1.25, इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, गिव रीजन। तो ये वही है जो अभी हमने किया है, ये फिर से क्वेश्चन हमारा सिमिलर ही है। अब हमें ये चेक करना है कि लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाटर का ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हमको गिवन है 1.25, और जो वाटर है उसका 1.33 गिवन है। नहीं भी गिवन होगा तो वाटर का हमें याद होना चाहिए 1.33 होता है। तो यहाँ पे मीडियम का या जो भी वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फिर से ग्रेटर है, तो फोकल लेंथ का साइन फिर से चेंज हो जाएगा। फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा तो लेंस भी अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, मतलब पहले अगर वो कॉन्वेक्स था तो वो कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ प्लेन मिरर। एक कॉन्वेक्स लेंस को एक प्लेन मिरर के कांटेक्ट में रखा है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैज इट्स इमेज coinciding with itself. What is the focal length of the lens? तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व करने पे ही हमें मिलेगा। अच्छे से समझ लो, ये भी रिपीट होता है। देखना, एक ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के कांटेक्ट में एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड है। ये कॉन्वेक्स लेंस प्लेन मिरर के कांटेक्ट में प्लेस्ड है ऐसे। ये अब कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, a convex lens is placed in contact with a plane mirror, a point object at a distance of 20 centimeter on the axis of this combination has its image coinciding with itself. मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, u भी यही है यहां से यहां तक और v भी यही है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम लोग सिर्फ पॉइंट दिखा सकते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, और v भी यही है क्योंकि इसी पे जाके इमेज भी फॉर्म हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमसे पूछ रहे हैं लेंस की फोकल लेंथ क्या है इस केस में। तो देखना, समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सबको क्लियर हुआ कि जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन रही है, तो ये सिचुएशन है एक्चुअल में। ठीक है, अब इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, जो प्लेन मिरर होता है उसका काम होता है वो लाइट रेज को बेसिकली पैरेलल कर देता है। जब खुद से वो रिफ्लेक्ट करता है तो उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज जाएंगी, मान लो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, दो लाइट रेज, एक यहां गई है एक यहां गई है। अब प्लेन मिरर क्या करेगा, मान लो ये ऐसे जा रही है इस पे प्लेन मिरर पे, तो प्लेन मिरर जिस डायरेक्शन में ये लाइट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे पैरेलल बेसिकली कर देगा लाइट रेज को। रिफ्लेक्शन के बाद प्लेन मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है। तो ये लाइट रेज को पैरेलल कर देगा, तो जिस डायरेक्शन में ये गई थी उसी डायरेक्शन में ये वापस आ जाएंगी। और हम ये जानते हैं कि जब
कभी पैरेलल लाइट रेज होती हैं, चूंकि ये पैरेलल कर देगा, जो ये प्लेन मिरर प्लेस्ड है कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में, वो इन लाइट रेज को अपने से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल कर देगा। और जब पैरेलल लाइट रेज फिर से इस लेंस के थ्रू पास करेंगी तो कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पैरेलल लाइट रेज को अपने फोकस पे कन्वर्ज कराता है। तो ये एक्चुअल में अपने फोकस पे कन्वर्ज कराएगा। तो चूंकि जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज है और वहीं पे इसका फोकस भी है, चूंकि पैरेलल लाइट रेज को ये अपने फोकस पे कन्वर्ज कराएगा, मतलब जहां पे ये कन्वर्ज हो रही है, जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, वो फोकस ही हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में फोकस हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये फोकल लेंथ ही हो जाएगी, यही फोकल लेंथ हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन से जो ये डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये जो डिस्टेंस है यही फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ये सबको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझ लो, जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से जाएंगी वो जब लेंस के थ्रू मिरर पे जाएंगी तो मिरर उनको पैरेलली रिफ्लेक्ट कर देगा। मिरर की प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, जो पैरेलल लाइट रेज फिर से लेंस के थ्रू वापस आएंगी, पैरेलल लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस अपने फोकस पे कन्वर्ज कराता है, तो वो अपने फोकस पे कन्वर्ज करा देगा, जिस वजह से उसकी इमेज लेंस के फोकस पे बन जाएगी। और फोकस पे इमेज बनेगी, मतलब जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ के ही इक्वल होगी। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है ये 20 सेंटीमीटर पे है कॉम्बिनेशन से, तो यही 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। हेंस फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके नहीं जाओगे तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस फ्रॉम अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए हमको रिलेशन लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ प्रिज्म ए और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा या डी, जो भी डीएम या डेल्टा एम हम लोग लिखते हैं उनके बीच में। तो ये जो रिलेशन है ये बेसिकली हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रिज्म फार्मूला, जब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा था, तब उसमें हम लोग ये सॉल्व करते हैं और ये रिलेशन आता है डेराइव जब कर रहे होते हैं। तो वो रिलेशन हमारा आता है, अगर याद होगा तो वो आता है I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2, ये रिलेशन होता है। क्लियर है? I इज इक्वल टू A, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा M एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, 2 तो पर 2 है, और I है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी फार्मूले को पूछ रहे थे, ये 1 मार्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, 1 मार्क में आया भी था। तो ये रिलेशन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में, I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2। क्लियर है? ठीक है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहे हैं व्हेन रेड लाइट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस्ड बाय लाइट ऑफ ब्लू कलर, हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज। लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी कि क्या होगा, उसका रिलेशन बेसिकली हमको ये बताना है। तो देखते हैं। देखो एक्चुअल में जो फोकल लेंथ है वो हम लोग डिसाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लियर है? हम लोग किससे डिसाइड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का वो अलग अलग होता है। तो हम लोग इसको डिसाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो थोड़ा सा देखो ये क्या होता है रिलेशन, ये हम लोग निकालते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला की हेल्प से। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो लेंस की जो फोकल लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। तो लेंस मेकर्स फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ये होता है। अब देखो ध्यान से, जो n21 होता है ये n2/n1 होता है, ये भी हम लोगों ने एक बार किया भी है। तो ये n2/n1 हो गया -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पे देखो जो n1 है वो होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बाहर वाला मीडियम होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। n2 होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर ध्यान से देखो तो f और n2 में इनवर्स का रिलेशन है, n2 इंक्रीज होगा तो f डिक्रीज होगा। तो एक चीज तो श्योर है कि जो f है वो n के इनवर्स रिलेशन में है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो एक्चुअल में जो किसी मीडियम में वेवलेंथ आती है, क्लियर है, वेवलेंथ ये आती है हमारी, अगर हम लोग लैम्डा डैश देखें, एयर में अगर वेवलेंथ हमारी लैम्डा है तो वेवलेंथ हमारी किसी मीडियम में हो जाती है λ/n, ऐसा वो n से डिवाइड होती है। मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन है वो भी हमारा इनवर्स का ही रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो यहां से जो लैम्डा डैश है वो हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल है 1/n के। तो देखो ध्यान से, जो फोकल लेंथ है वो भी 1/n के प्रोपोर्शनल है, लैम्डा डैश है, या फिर हम लोग जनरल लैम्डा ही कह सकते हैं। वेवलेंथ भी 1/n के प्रोपोर्शनल है, तो फोकल लेंथ भी 1/n के प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ भी 1/n के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लोग दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हेंस जो फोकल लेंथ होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, उसमें वेवलेंथ इसी सीक्वेंस में इंक्रीज होती है, वॉयलेट से लेके रेड तक इंक्रीज होती है। तो एक्चुअल में जो वेवलेंथ होती है रेड की वो मैक्सिमम होती है, क्लियर है, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। तो रेड की फोकल लेंथ भी मैक्सिमम होगी, तो जब उसको ब्लू लाइट से हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो वेवलेंथ कम होगी। ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट से कम होगी, तो जब वेवलेंथ कम होगी तो फोकल लेंथ भी कम होगी, क्लियर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एज, लिख सकते हो वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट is less than the wavelength of red light hence focal length will decrease, focal length will decrease। क्वेश्चन था कि रेड को ब्लू से रिप्लेस करना है, तो चूंकि ब्लू की वेवलेंथ रेड से कम है तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत आते हैं और इसको बिना समझे सोचो कि एक बार एग्जाम में आया और इसको कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे। ये सोचो ये सब रिलेशंस, कितने सारे रिलेशंस ये क्वेश्चन में यूज हुए हैं, तो ये सब जब एक बार गो थ्रू रहोगे इससे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो एकाएक याद आए ना आए, फिट बैठे ना बैठे, दिमाग में आ पाए ना आ पाए,
वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस तरह से वहां तक तो पहुंचने ही नहीं देना अपने आप को कि उस कंफ्यूजन तक पहुंचो, सॉल्व करके ही जाओगे। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज व्हेन रेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। तो सेम चीज है, वायलेट की भी वेवलेंथ कम होगी रेड से, तो फोकल लेंथ फिर से कम हो जाएगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो वही रीजन है जो अभी हमने बताया था, पूरा डेराइव करके दिखा देना कि फोकल लेंथ और वेवलेंथ आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। क्यों होती हैं सीख चुके हो। फिर कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशंस डज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग अ सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज अ प्लेन ग्लास शीट व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। एक्ट एज अ प्लेन ग्लास शीट व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। तो प्लेन ग्लास शीट का क्या मतलब है? प्लेन ग्लास शीट का मतलब है फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, वो प्लेन शीट की तरह हो जाए, जैसे ग्लास की एक शीट होती है उस तरह हो जाए, वो डाइवर्ज कर ही ना पाए लाइट को, वो रिफ्रैक्ट कर ही ना पाए, मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाए। तो हमको बताना है कि कब कोई लेंस प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा, जब उसको हम किसी मीडियम में इमर्स कर देंगे। तो इसका भी एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हर बार ऐसे क्वेश्चंस को उसके बेसिस पे कर सकते हो। जनरल कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन तो पहले समझ में आया कि किस कंडीशन में कोई लेंस जब हम किसी लिक्विड में प्लेस करेंगे तो वो प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा। अब प्लेन ग्लास शीट की जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, तो हमको वही कंडीशन देखनी है कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट कब होगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट कब होगी वो हमको देखना है। तो देखते हैं फोकल लेंथ कब इनफाइनाइट होगी। तो तुम जानते हो कि 1/f इज इक्वल टू लेंस मेकर्स फार्मूला से। लेंस मेकर्स फार्मूला पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस लेंस मेकर्स फार्मूला से हो रहे हैं। तो ये होता है, अभी हमने बताया था n/1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो अब प्लेन ग्लास शीट के लिए लेंस विल बिहेव एज प्लेन ग्लास शीट इफ f इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो f को इन्फिनिटी कर दो तो ये हो गया 1/∞। और जो ये n/1 है इसको हमने बताया था कि n2/n1 लिख सकते हो, तो ये हो गया n2/n1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब ये बार बार करके देख चुके हो कि जो 1/∞ होता है वो 0 होता है, समथिंग बाय इनफाइनाइट विल बी 0, तो इट विल बी 0। तो ये हमें मिल जाएगा ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 0 और राइट हैंड साइड पे ये n1 उधर जाएगा तो ऊपर n2 - n1 हो जाएगा। n2 - n1 डिवाइडेड बाई n1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये है, इसको नीचे ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0 इंटू n1 डिवाइडेड बाई 1/r1 - 1/r2। ट्रांसपोज कर दिया तो ये आके डिवाइड हो गया है, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया है, इज इक्वल टू n2 - n1। तो ये एक्चुअल में पूरा फिर से 0 ही हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 0 बाई समथिंग विल बी 0, तो ये टोटल 0 ही हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हमको मिल गया, ये ध्यान से देखना सारी चीजें, तो ये मिल गया 0 इज इक्वल टू n2 - n1। तो अब n1 इधर आ जाएगा, इसका मतलब n1 इज इक्वल टू n2। तो मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन किसकी हुई, प्लेन ग्लास शीट होने के लिए। तो प्लेन ग्लास शीट की तरह कब बिहेव करेगा लेंस, जब n1 और n2 इक्वल होंगे। मतलब कोई लेंस जब हम किसी लिक्विड में प्लेस करेंगे तब वो प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल होगा। क्लियर है? जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल होगा, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, तब जाके
वो लेंस लिक्विड में इमर्स होने के बाद प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है सबको? तो प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करने की ये कंडीशन हो गई कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, देन द लेंस विल बी हैव एज प्लेन ग्लास शीट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। क्लियर है सबको? ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन चाहिए होंगे तो ले लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 3 मीडिया ए, बी एंड सी आर 15 डिग्रीज, 25 degrees and 35 degrees respectively. In which medium would the velocity of the light be minimum? In which medium velocity of light be minimum? तो देखते हैं। देखो इसको शुरू से समझ लो, इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 3 अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है मीडियम का, लेकिन मीडियम अलग अलग ही ये गिवन है। 3 अलग अलग मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है और उस सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमको गिवन है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड मिनिमम होगी। तो देखो जो लाइट की स्पीड होती है एक्चुअल में किसी मीडियम में भी, वो होती है c/n। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स रिलेशन में होती है स्पीड ऑफ लाइट। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? मतलब जो v है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैक्सिमम तो स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम। अब हमने देखा था स्नेल्स लॉ से sin i बाई sin r इज इक्वल टू n2/n1 होता है। तो अगर फर्स्ट मीडियम को जो मतलब जहां से लाइट जा रही है उसको अगर हम लोग n1 ले लेते हैं, उसको खैर n1 लेते ही हैं, और जो दूसरा मीडियम है n2, इसको हमें देखना है इसके बारे में कि अगर n2 में n2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वहां पे स्पीड मिनिमम होगी। क्लियर है? तो यहां से देखो ध्यान से, आई को अगर हम लोग सेम कर दें और पहला मीडियम भी सेम ही है, जो भी मीडियम है वही मीडियम है सबके लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन आर और n2 ये आपस में इनवर्स रिलेशन में है फिर से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर देखोगे आई को सेम कर दो तो साइन आर और n2 जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां पे हमें लाइट की स्पीड बतानी है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन आर है ये प्रोपोर्शनल टू 1/n है। इन जनरल अगर हम लोग n2 को n लिख दे तो फिर से देखो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी 1/n के प्रोपोर्शनल हो गई, जो साइन आर है वो भी 1/n के प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट हो गई वो प्रोपोर्शनल हो गई साइन आर के। तो अब जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा उसके लिए लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा उसके लिए लाइट की स्पीड मिनिमम होगी। क्यों होगी वो हमारे सामने है। v = c/n था तो v 1/n के प्रोपोर्शनल हुआ। sin i बाई sin r n2/n1 है। n2 उसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें स्पीड बतानी है, तो ये sin r और n2 भी आपस में इनवर्स रिलेशन में हो गए। तो वहां से sin r भी हम लोग इन जनरल लिख सकते हैं 1/n के प्रोपोर्शनल हो गया। तो sin r भी 1/n के प्रोपोर्शनल है, v भी 1/n के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है sin r के। तो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा वहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, और जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, और जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। ठीक है, तो देखो इसमें गिवन था
एंगल ए बी सी के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो 15 डिग्री, 25 डिग्री और 35 डिग्री थे। तो मीडियम ए में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मिनिमम है, तो इस वजह से एंगल मीडियम ए में लाइट की स्पीड मिनिमम है, क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम है। ये सबको क्लियर हुआ पॉइंट? यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, देखो कह रहे हैं व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, एक्सप्लेन। क्वेश्चन ये है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ तो चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये जादू क्यों होता है? क्लियर है? तो इस जादू से पर्दा हटाना है, देखते हैं कैसे नहीं होता है चेंज फ्रीक्वेंसी। तो देखो हमने बताया था कि जब किसी मीडियम में हम लोग जाते हैं तो जो पहली बात तो जो स्पीड होती है लाइट की सी, अगर एयर हम लोग माने फर्स्ट मीडियम को, तो वो लैम्डा इंटू न्यू होती है। न्यू एयर में जो फ्रीक्वेंसी है वो है, लैम्डा एयर में जो वेवलेंथ है वो है। ये क्लियर है? अब जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली उसको हम लोग लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी बाई लैम्डा, या स्पीड जो भी लाइट की है बाई वेवलेंथ, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कभी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाती है। तो जब किसी मीडियम में जाएंगे तो जो लैम्डा डैश होगी वो हो जाएगी लैम्डा बाई एन किसी अदर मीडियम में, और ये एन उस मीडियम का जिसमें लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब और जो स्पीड होती है लाइट की वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाती है। तो एयर में अगर स्पीड सी थी तो अब जिस मीडियम में वो जा रही है लाइट, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो वहां पे स्पीड हो जाएगी सी बाई एन। सी बाई एन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन से आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वहां से ये सी बाई एन हो जाएगा। अब हमने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ होती है। तो जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं अगर वहां पे फ्रीक्वेंसी देखें न्यू डैश, तो न्यू डैश हो जाएगी सी डैश बाई लैम्डा डैश। और दोनों को देखो, सी डैश हमारे पास आया है सी बाई एन और लैम्डा डैश आया है हमारे पास लैम्डा बाई एन। तो अब ये एन एन कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यू डैश हमको मिल जाएगा सी बाई लैम्डा। तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते न्यू को, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हमको मिल जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये हमने प्रूफ कर दिया। यही हमें बताना था कि क्यों नहीं चेंज होती है, तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि क्यों नहीं चेंज होती है। एक्चुअल में रीजन ये है कि जिस रेशियो से, जिस फैक्टर से बेसिकली वेवलेंथ चेंज होती है उसी फैक्टर से स्पीड चेंज होती है। तो स्पीड और वेवलेंथ का जो रेशियो है वो अनचेंज रह जाता है और इस वजह से फ्रीक्वेंसी अनचेंज रह जाती है। ये क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चाहिए होंगे तो ले सकते हो हमसे। ये कह रहे हैं इफ अ रे ऑफ लाइट प्रोपागेट्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम हाउ डज इट्स फ्रीक्वेंसी चेंज। तो अभी हमने प्रूफ तो कर लिया
कि कभी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होगी। तो अब तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी। भाई फ्रीक्वेंसी जब चेंज ही नहीं होगी तो वो चेंज ही नहीं होगी, चाहे वो रेयर से डेंसर जा रही हो चाहे डेंसर से रेयर जा रही हो। ये सबको क्लियर है पॉइंट। तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, और रीजन क्या है वो प्रूव कर चुके हैं और उसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बता चुके हैं। अब कह रहे हैं स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस होती हैं, दो क्राइटेरिया होते हैं। ये हमने बताया था कि लाइट को डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से हायर होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो लाइट का TIR हो जाता है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर है सबको कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हायर हो, ग्रेटर हो, तब TIR हो जाता है। तो यही कंडीशन है TIR होने की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, अ लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड अ डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है। What will be the condition on the value of the refractive index of the material of the lens? तो ये शुरुआत में ही हमने बताया था कि लेंस का बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, यहाँ पे गिवन है अ लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर। तो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, और ये बिहेवियर कब चेंज होता है हमने बताया था कि जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर होता है। तो इसका मतलब मीडियम यहाँ पे वाटर है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस केस में इट मस्ट बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हेंस जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इट शुड बी लेस देन 4/3। वाटर का 4/3 गिवन है। ये सबको क्लियर है? अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कन्वर्जिंग लेंस एक्सियली प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद अ डाइवर्जिंग लेंस, बोथ द लेंसेज बीइंग ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है बट ये कह रहे हैं कि एक ऐसे कन्वर्जिंग लेंस को एक ऐसे डाइवर्जिंग लेंस के कांटेक्ट में रखा गया है जिनके दोनों के फोकल लेंथ सेम है। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस, दोनों की फोकल लेंथ इक्वल है। मतलब अगर F1 को जो कन्वर्जिंग है कॉन्वेक्स उसकी फोकल लेंथ को हम लोग F ले लेंगे, तो जो F2 है उसकी फोकल लेंथ को -F लेना पड़ेगा। भाई बाई साइन कन्वेंशन जो कॉनकेव लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग पॉजिटिव F ले रहे हैं तो दोनों की इक्वल है वो तो ठीक है, बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निगेटिव में होगी तो उसको -F लेना पड़ेगा। हमको बताना है कि जब इन दोनों लेंसेज को हम लोग कांटेक्ट में रखेंगे तो नेट फोकल लेंथ क्या होगी, रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमने एक फार्मूला डेराइव किया था, जब लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो 1/F = होता है 1/F1 + 1/F2। दोनों की वैल्यूज पुट कर दो भाई। तो 1/F विल बी इक्वल टू 1/F1 की जगह पे 1/F नेट लिख लो यहाँ पे। तो 1/F नेट विल बी इक्वल टू 1/F माइनस या प्लस 1/-F। तो ये लिख लो 1/F नेट हमें मिल जाएगा 1/F माइनस 1/F, तो ये 0 हो गया। तो 1/F नेट = 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया F नेट = 1/0, और जो 1/0 होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब समझ लो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसीलिए मैंने बताया था कि ये दोनों जो लेंसेज हैं जब ये कांटेक्ट में आए तो ये प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ आ रही है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है? प्लेन ग्लास शीट की होती है। प्लेन ग्लास शीट की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन की भी फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ रही है। मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा ये एक प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा, और ये करना भी चाहिए, इसको थ्योरेटिकली भी समझ सकते हो, क्योंकि जितनी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की है उतनी ही कॉन्केव की है, तो जितना वो एक कन्वर्ज कराएगा उतना दूसरा डाइवर्ज करा देगा, तो दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा ही नहीं। जितना कन्वर्ज कराएगा एक उतना दूसरा डाइवर्ज कराएगा, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो ना तो रिजल्टेंट कन्वर्ज हो पाएंगी लाइट रेज, ना रिजल्टेंट वो और डाइवर्ज हो पाएंगी। तो इस वजह से ना तो कहीं नेट कन्वर्ज होगा ना कहीं नेट डाइवर्ज होगा लाइट, तो इस वजह से नेट कुछ नहीं होने की वजह से वो प्लेन ग्लास शीट की तरह एक्ट करेगा, जो कि हमें मैथमेटिकली भी मिल रहा है। ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग यहां तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर ये समझ में आ रहा है तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आगे के भी जो और आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?